तो आइए दोस्तों बात करते हैं अनुपात और समानुपात के बारे में। तो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, और हिंदी में इसको बोलते हैं अनुपात एवं समानुपात। तो यदि हम बात करते हैं रेशियो के बारे में, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो? रेशियो किसी का नाम नहीं है। रेशियो का मतलब होता है कि दो सिमिलर और डिसिमिलर चीज़ों का कंपैरिजन करना। हाँ, दैट इज जब हम रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो? दैट इज कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज का जो कंपैरिजन है उसको हम रेशियो बोलते हैं। जैसे अगर हम बहुत छोटी सी बात करते हैं कि क्लास है, उस क्लास में 20 जो है वो बॉयज़ हैं और 30 जो है वो गर्ल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या होगा, हालांकि बॉयज़ और गर्ल्स को जोड़ना मुश्किल है क्योंकि दोनों अलग अलग कैटेगरी के हैं, लेकिन जब हम रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो यदि मुझको निकालना है गर्ल्स का और बॉयज़ का, तो हम यहाँ से उनका रेशियो निकाल सकते हैं। मतलब हम उनको कंपेयर कर सकते हैं इन द सेंस कि भैया कौन ज़्यादा है और कितने टाइम्स है। मतलब यदि हम गर्ल्स की बात करते हैं तो ऊपर हम 30 लिखेंगे, यदि हम बॉयज़ की बात करते हैं तो हम यहाँ पर 20 लिखेंगे। तो हमको ये पता चल जाएगा कि गर्ल्स का और बॉयज़ का रेशियो 3:2 का है। व्हाट डज इट मीन कि भैया 3:2 का है? मतलब जो बॉयज़ हैं वो 2 के मल्टीपल में है और जो गर्ल्स हैं वो 3 के मल्टीपल में। आप चाहें तो चेक कर लीजिए, गर्ल्स जो है वो 33 के मल्टीपल में है और बॉयज़ जो है वो 2 के मल्टीपल में है। लेकिन आपको ये भी लग रहा होगा कि सर बॉयज़ भी तो 3 के मल्टीपल में। नहीं, बॉयज़ सिर्फ 2 के मल्टीपल में है, लेकिन गर्ल्स जो है वो 2 के मल्टीपल में भी है। तो जब हम रेशियो की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनका कंपैरिजन करना दो चीज़ों का, उसी को रेशियो बोलते हैं। और यहाँ से हम बहुत सारी बातों को फिर हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो रेशियो समझ में आना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जैसे यदि हम बात करते हैं A/B, हमारे पास दो नंबर है A और B और ये रेशियो 3:4 में दे रखा है, ठीक है। अब जब हम 3 और 4 की बात करते हैं तो जब भी रेशियो लिखेंगे वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। जब भी हम रेशियो लिखते हैं तो वो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लिखते हैं। मतलब सिंपलेस्ट फ्रैक्शन का मतलब क्या है सर? सिंपलेस्ट फ्रैक्शन का मतलब है जैसे हम लिखना चाहते हैं A और B को 10 और 6 में। हालांकि आप 10 और 6 लिख सकते हैं, लेकिन मैथ्स क्या बोलता है कि इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है कि 2 5 जा 2 3 जा, ठीक है। अब ये इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि 5 और 3 जो है वो अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में है और रेशियो जो है अपना सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो जब हम सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन की बात करते हैं A और B का, यदि हम सिंपलेस्ट आपको बात बताना चाहते हैं कि इसका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन तब होता है जब HCF A और B का 1 होना चाहिए। HCF आप सबने आई थिंक पढ़ा होगा, दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यदि मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर निकालता हूँ 5 और 3 में, तो कितना होगा? आप 1 होगा, क्योंकि 5 को आप लिखोगे 5 × 1 और 3 को कितना लिखोगे 3 × 1, तो इन दोनों में कॉमन क्या है 1, तो वही आपका HCF है। तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन तब होता है जब HCF न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो गया? जो ऊपर वाले होते हैं इनको बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंश। और ये जो है डिनोमिनेटर, जिसको बोलते हैं हम हर, ठीक है। हर हर शंभो, तो हर जो है ना दैट इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। तो यदि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 हो जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं जो फ्रैक्शन है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। अब जैसे यदि मैं आपसे बात करता हूँ 28 और 32, ये आपके पास एक रेशियो दे रखा है, तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं है। क्यों नहीं है बता देता हूँ अभी। क्योंकि यदि हम इस चीज़ को नोटिस करेंगे तो आप 28 को लिखोगे 4 × 7, भाई 28 को आप क्या लिखोगे 4 × 7, और 32 को भी आप लिख सकते हो 4 × 8। तो इसमें कॉमन क्या है भैया? इसमें 4 कॉमन है, दिस इज द HCF। तो इनका HCF कितना हो गया? दैट इज 4। किसका HCF? 4 किसका HCF है बच्चा? दैट इज 28 और 32 का। तो इनका HCF 4 है। तो यदि HCF 1 होता तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में होते, लेकिन नहीं है, तो इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है। अच्छा,
तो अगर हम ए और बी का रेशो आपसे बोलते हैं 3:2 है, तो इस बात के क्या क्या मायने हैं? इस बात के ये मायने हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ है जो मैंने छुपा ली। इस बात का मतलब क्या है सर? इस बात का मतलब ये है कि यदि हम बात करते हैं आपसे कि 3 और 2 के क्या क्या मायने हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 3 के साथ कुछ कॉमन नंबर था x, और वो कॉमन नंबर 2 के साथ भी था, जिसको मैंने सॉल्व करके गायब कर दिया है। तो जैसे यहाँ पर हम, एक मिनट, हाँ, जैसे यहाँ पर हम 4 को देखते हैं भाई, आपने यदि इसका रेशो निकालेंगे वो 7 और 8 लिखेंगे, तो आप ये देखोगे मैंने इसका अनुपात 7 और 8 लिख दिया, लेकिन हमने इसमें छुपा क्या दिया? तो हमने इसमें छुपा लिया 7 और 4 और 8 और 4, ठीक है, जो कि ये हमारा यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता है। तो जब भी हमको कुछ भी रेशो दे रखा होता है तो उसमें कुछ हिडन वी कैन से एक नंबर होता है जिसको हम दोनों में से कॉमन लेके हटा देते हैं। लेकिन ये आपको हमेशा पता होना चाहिए भैया, आपके दिमाग में ये छुपा होना चाहिए कि कोई बैठा है यहाँ पर, लेकिन हम उसको दिखा नहीं रहे। दैट इज कॉल्ड द रेशो, ठीक है, सिंप्लीफाइड रेशो। अब इसको हम क्वेश्चंस में किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है, जैसे ए और बी, ठीक है, तो ए और बी को मान लेते देख यहाँ पे 7 और 4 का रेशो दे रखा है, ठीक है। तो यदि हम रेशो का कभी सम करते हैं, रेशो सम, तो यहाँ पे अगर हम रेशो सम करना चाहते हैं, मतलब आप यहाँ पर 7 के साथ में कुछ नंबर अपनी मर्जी से x मान लीजिए और 4 के साथ में भी अपनी मर्जी से कुछ मान लीजिए, तो 7x + 4x, क्योंकि 7 और 4 में नंबर एक तरह से ऐड नहीं कर सकता, मुझे कुछ जो इसमें हिडन है, जो मैंने माना है, आप x की जगह y भी ले सकते हैं, p भी ले सकते हैं, q भी ले सकते हैं, जो आपका मन है वो ले लीजिए। तो इसका मतलब रेशो सम आपके पास 11 आएगा, 11x। सिमिलरली यदि हम रेशो का डिफरेंस लेना चाहते हैं, रेशो का डिफरेंस, हाँ, डिफरेंस मतलब क्या होता है? अंतर, और सम का मतलब होता है योग। तो इसका मतलब क्या है? आपको 7x, अंतर मतलब बड़े में से छोटे को, यहाँ पे 7x में आपके पास 4x, तो यहाँ पे आपको ये अंतर 3x लेना पड़ेगा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि कभी आपको रेशो सम का यूज़ करना पड़ेगा, कभी आपको रेशो डिफरेंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो सम की बात करेंगे तो ऊपर वाले नीचे वाले नंबर को ऐड कर दो, लेकिन उसमें कुछ वेरिएबल आप अपनी मर्जी से लगा दो, और डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, उसमें भी कुछ आप अपने हिसाब से x और y लगा दो, ठीक है। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। अब हम यदि बात करना चाहते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होते हैं, तो बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे सबसे छोटा जो सवाल आता है, जैसे आपसे बोलता है a/b 1 और अनुपात 2 में है, और b/c जो है वो 3/5 में है, और ये बोलता है आपसे a का अनुपात, b का अनुपात और c का अनुपात कितना होगा, ठीक है। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा तो सवाल में पूछा जाता है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से बात बताऊंगा, आप चीज़ों को समझने का कोशिश करना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, a और b, तो यहाँ पर है a और b 1 और 2, बहुत सारे तरीके बताऊंगा, एक ना एक तरीका आपके दिमाग में बिल्कुल हिट कर जाएगा। और यहाँ पर बच्चा b और c दे रखा है 3 और 5, ठीक है। अब एक चीज़ आपको नोटिस करनी है कि यहाँ पर यदि मैं b को देखता हूँ, हाँ, यहाँ पर इस वाले कलर से दिखाऊंगा आपको, यहाँ पर b 2 है, यहाँ पर b कितना है 2, और यहाँ पर b कितना है 3, तो ये b और वो b अलग अलग है। सर मतलब समझ नहीं आता भैया, ये भी अल्फ़ाबेट में इंग्लिश में b है और ये भी अल्फ़ाबेट में इंग्लिश में b है, तो इसका मतलब ये एक ही आदमी है, और एक आदमी के दो नाम तो नहीं हो सकते, घर के और बाहर के अलग हो सकते हैं, लेकिन मैथ्स में यदि हम बात करते हैं तो इसका मतलब यदि यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर ये 3 है, तो या तो सबको 2 के मल्टीपल में ले लो या तो सबको 3 के मल्टीपल में ले लो। इस बात का ये मतलब है कि हमको दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 3/5, ठीक है। अब इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे उसको देखते हैं। पहले हम कलर ले लेते हैं एक अच्छा सा पिंक, गुलाबी ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखना चाहते हैं, गुलाबी क्यों नहीं हुआ, हाँ ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखना चाहते हैं हाँ भाई, आप ये देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ये हमने 3:5 ले लिया, तो मैं क्या बोलता हूँ, जहाँ पे 2 है और जहाँ पे 3 है उसको इक्वल करना है। तो भैया इक्वल करने के लिए बात बताओ, एलसीएम निकालना पड़ता है हमको,
2 का और 3 का, ठीक है। आप बस समझते रहो, बिल्कुल समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। मतलब 6 एक ऐसा नंबर है, पहला सबसे छोटा, जो 2 से भी भाग हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा। तो 2 में क्या गुणा करूँ जो ये 6 बन जाए? भैया 3 की कर दो। तो जब आपने नीचे गुणा किया तो ऊपर भी आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात, 3 में क्या गुणा करें जो 6 बन जाए? तो 2 की गुणा करेंगे। तो जब आपने ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 6 और ये हो जाएगा 6 और 10। अब आपको ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर भी जो b है वो कितना हो गया? 6, और यहाँ पर भी जो b है वो कितना हो गया? 6। तो दोनों जगह सेम हो गया। अब आपको रेशो लिखना आसान है। तो बताओ a के सामने कितना लिखा है? 3, b के सामने कितना लिखा है? 6, और c के सामने कितना लिखा है? 10। तो इनका अनुपात 3 6 10 हो गया। ये बात, पहली बात आपको समझ में आनी चाहिए। मैं जानता हूँ थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो रहा होगा, बट आप इसको समझने का कोशिश करिए। पहला तरीका मैंने बताया है। यदि हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहेंगे तब क्या बनेगा इसमें, ठीक है। एक और तरीका देखा तब आपको, छुपा ना सकोगे मैं वो, ठीक है। अब हम इसी को एक और तरीके से करते हैं, ठीक है। ओके, हाँ यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब यदि मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि a और b दे रखा हमको 1 और 2, ठीक है, और b और c हमको बोल रखा है दैट इज 3 और 5। अब इसको एक और तरीका देखते हैं। भाई आपने a लिखा, b लिखा, c लिखा, जितने नंबर है उतना लिख लो। सबसे पहले a और b को 1 और 2 लिखना है, 1 और 2 लिख ली। b और c को 3 और 5 लिखना है, तो दूसरी लाइन में 3 और 5 लिख लो। यहाँ पे कॉमन कौन है? b कॉमन है। एक ही बात को कहने के अलग अलग तरीके हैं। तो यहाँ पर ऊपर जो है b और यहाँ पर नीचे 3 जो है b है, तो जो नीचे लिखा है उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। मतलब यहाँ गुणा कर दो आप 3 की और यहाँ गुणा कर दो आप 2 की। तो जब हम गुणा की बात कर रहे हैं तो आपको सारी लाइन में वो गुणा करनी पड़ेगी। मतलब ऊपर वाली लाइन में 3 की गुणा कर दो। तो a b c को फिर से लिखते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 6 आ गया, और 2 पंजे 10। तो a b c का अनुपात 3 6 10 हो गया। ये इसका तरीका नंबर 2 था। आई होप यह बात आपको समझ में आ रही होगी। इसको करने का एक और तरीका है, जैसे a और b को हमने मानना है 1 और 2। अब इसको समझने का प्रयास करना, और b और c को मानना है हमको दैट इज 3 और कितना था ये 5, ठीक है। आपसे पूछा है ABC, आपसे पूछा बच्चा ABC, ठीक है। तो यदि मैं बात करना चाहता हूँ a और PC को आप एक लाइन में कैसे निकालोगे, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एक चीज़ नोटिस करो कि जहाँ पे हम पहले लाइन में ख़त्म हो रहे हैं वहाँ पे हम दूसरी लाइन में शुरू हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे आपने चीज़ों को ख़त्म किया और यहीं से शुरू करा। तो ये बात आपको कंडीशन पता होना चाहिए कि जहाँ पे आप ख़त्म हो रहे हैं पहली लाइन में, दूसरी लाइन में वहीं से शुरू होना चाहिए, तो मैं ये बात लगा पाऊँगा। लगाना क्या है आपको, जब आपके पास 3 वेरिएबल है a b c, तो आपको बनाना है उल्टा n। आपको क्या बनाना है? उल्टा n बनाना है। सर बन जाएगा उल्टा n, मतलब ऐसे, ठीक है। तो अब उल्टा n बना दिया। भाई जहाँ पे हम खत्म हुए वहाँ से शुरू हो गया, हमारा काम आसान हो गया। तो आपको गुणा करना, मतलब 3 एकम 3, अब 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10। बस ये हो गया ABC का अनुपात। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी कि किस तरह से आप एक लाइन में भी रेशो निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ ABC का रेशो 3 और 2 है, हाँ, B और C का रेशो 2 और या 7 और 5 है, ठीक है। अब आपसे बोला जाएगा ABC का रेशो बताओ, ठीक है। तो एक बात सोच लो, जहाँ ख़त्म वहाँ से शुरू, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा n बना दो, उल्टा n बना देंगे। इसका मतलब ऊपर से नीचे गुणा करना है। 7 तिया 21, फिर 7 दूनी 14 और 2 पंजे 10। तो ये आपका रेशो आ गया एक लाइन में। तो आप एक लाइन में रेशो निकाल सकते हैं, बट जो मैं आपको बात बता रहा हूँ आपके दिमाग में घंटी बजाए कि जहाँ पे ख़त्म वहाँ से शुरू। जैसे इसी में यदि मैं क्वेश्चन थोड़ा घुमाना चाहता हूँ आपसे, जैसे हम आपसे बोलते हैं कि AB का रेशो 3 और 2 है, ठीक है, और CB का रेशो 1 और 5 है, ठीक है। अब आप इसको डायरेक्ट नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि आप B पे शुरू ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे C से शुरू हो गया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यदि मुझे इस बात की जिद है कि हमको इससे ही करना है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर को घुमा देंगे। घुमा के क्या होगा, B पहले आ जाएगा, C बाद में चला जाएगा। यही बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैं यदि इसको फिर से लिखता हूँ, A और B कितना बच्चा
3 और 2। तो यहाँ पे बी और सी यदि हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बी और सी, 5 और 1। भाई उसको उल्टा कर दिया। अब वही बात हो गई कि जहाँ पे ख़त्म वहाँ से शुरू, तो हम इसमें उल्टा एन बना देंगे। ठीक है, तो उल्टा एन जब आप बनाओगे तो 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10 और 2 एकम 2। तो ये आपके पास ए बी सी का अनुपात आ जाएगा, दैट इज़ 5 15 10 2। क्योंकि ए के बाद बी आया और बी के बाद सी आया, तो ये रेशियो साइकिल कंप्लीट हो गई। आई होप ये बात आपको समझ में आती है। यदि सर 3 से ज़्यादा वेरिएबल हो तब क्या करेंगे, बताते हैं आपको। ठीक है, जैसे ए बी का रेशियो 1 2 है, बी सी का रेशियो 3 4 है और सी डी का रेशियो 5 और 7 है। ठीक है, और आपसे बोला जाएगा ए बी सी डी का रेशियो बता दो। ठीक है, ए बी सी डी का रेशियो। तो यदि आपको ए बी सी डी का रेशियो निकालना है तो आपको करना क्या है, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। ठीक है, कंडीशन वही है कि जहाँ पे ख़त्म वहाँ से शुरू। तो हम बी पे ख़त्म, बी से शुरू, सी पे ख़त्म, सी से शुरू, मतलब हम अपनी एक साइकिल बना सकते हैं। तो जब हम 3 लाइन होंगी, या फिर आपके वेरिएबल कितने यहाँ पर 4 वेरिएबल हैं ए बी सी डी, तो आपको क्या करना है, पहले एकदम नीचे उतर के आना है, बिल्कुल ऐसे गिर जाओ। उसके बाद फिर आपको यहाँ से आप नीचे उतर के आ गए, बिल्कुल मामला क्लियर हो गया। फिर आप यहाँ से शुरू करिए। तो यहाँ से आपको सबसे मिलते हुए जाना, मतलब क्या है, जब आप दूसरी लाइन में शुरू करेंगे तो पहला स्टेप, फिर आपके पास दूसरा स्टेप और फिर तीसरा स्टेप, मतलब सीढ़ियों के थ्रू उतर के आना है। इसको हम अप्लाई करते हैं। जैसे 1 3 5, तो इनको गुणा करते हुए आना है। तो 1 3 3 पंजे 15। ठीक है, फिर ये स्टेप पे आना है, ये वाला मतलब छोटा स्टेप। तो 2 3 6 पंजे 30, फिर तीसरा 2 चौके 8 पंजे 40, एंड लास्ट में है आपके पास बिल्कुल सीधा 2 चौके 8 सत्ते 56। ठीक है, तो ए बी सी डी का डायरेक्ट रेशियो पता चल जाएगा 15 30 40 56। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो यही आपका आंसर होगा। यदि कुछ कॉमन होगा तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। एक और मैं आपको समझा के दिखाता हूँ, सो दैट आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब जैसे हम आपसे बोलते हैं ए बी सी का रेशियो 2 और 3 है, बी और सी का रेशियो 1 और 2 है, और सी और डी का रेशियो 3 और 5 है। ठीक है, फिर से आपसे क्या बोलता है, बोलेगा ए बी सी डी का रेशियो बता दो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आपको क्या बताया, जहाँ पर ख़त्म वहाँ से शुरू, जहाँ पर ख़त्म वहाँ से शुरू। हम अपना सीधा सीधा फंडा लगाएंगे। यहाँ पे 4 वेरिएबल हैं, 4 से ज़्यादा पेपर में आता नहीं है भाई। पहले सीधा कूदो, फिर एक छोटा स्टेप लेके कूदो, फिर एक बड़ा स्टेप लेके कूदो, फिर डायरेक्ट कूद जाओ। यही आपको सीखना ही है। तो सबसे पहले कूदते समय गुणा करना है, 2 एकम 2 2 3 6। फिर आपको छोटे स्टेप से आना है, तो 3 एकम 3 और 3 3 9। ठीक है, फिर आपको दूसरे स्टेप से कूदना है, ऐसे 3 दूनी 6 3 18। हाँ, और फिर आपको डायरेक्ट कूदना है, 3 दूनी 6 पंजे 30। अब इसमें आपको घंटी बज गई कि 3 कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे। तो 3 दूनी 6 3 3 9 3 6 18 3 धाम 30। तो ए बी सी डी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, आई बिलीव आपको ये बात समझ में आ रही होगी।